हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, कई लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया ये सोच के कि जो है चैनल बहुत वेला हो गया है और इसमें जो है परफेक्ट मटेरियल और जो परफेक्ट कई सारी सीरीज़ चला रखी है। मैंने ऑल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वाली सीरीज़ है जिसमें मैं सारी की सारी एक एक यूनिट लेके, जो मैंने पहला पहला क्लासिफिकेशन यानी कि द लिविंग वर्ल्ड वाली यूनिट ली थी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स, उसका सेकंड यूनिट कंप्लीट करी। नाउ वी आर ऑन द थर्ड यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि जो है ये चैनल में जो है वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, कुछ 5-6 या लगभग एक वीक से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, बट नाउ आई प्रॉमिस कि डेली वीडियोस अपलोड होंगी। बायोलॉजी का हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने जो इस सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक टॉपिक के लिए वीडियोस अवेलेबल होंगी। शायद अभी ना हो, मतलब अभी तो मतलब जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है, सारी वीडियोस अभी अपलोड नहीं हो पाई हैं, बट डोंट वरी, डेली वीडियोस अपलोड होंगी और हर एक टॉपिक कवर हो चुका होगा इस चैनल पे टिल द एंड ऑफ दिसंबर। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज भी होगा, यूनिट वाइज भी होगा एंड टॉपिक वाइज भी होगा। तो अभी हम जो है यूनिट वाइज ऑल इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ये इन डिटेल नहीं जाएगा, बट आई प्रॉमिस की जो क्लास 12 पढ़ चुके हैं स्टूडेंट उनको, और जो क्लास 12 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इनमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया जाएगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से उनके बारे में जो टॉपिक्स में बताने वाला हूं उनको किस तरीके से जानना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को आप देख सकते हैं, हाय कैमरा दिखा होगा ना, आई मीन मेरा फेस दिखा होगा भी है। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो आपका थर्ड यूनिट है, जिसमें कि आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। सेल जो है जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट चैप्टर, आई मीन इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। देन वी हैव सेल डिवीजन, सेल साइकिल। देन आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स। शायद मैंने सीरीज में कुछ गड़बड़ की है, फिर सीरीज आई थिंक यही होनी चाहिए। वी हैव या द फर्स्ट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देन बायोमोलिक्यूल्स एंड देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो वैसे इसको अकॉर्डिंग टू मी, इसको अगर ऐसे ही पढ़ा जाए जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देन सेल साइकिल एंड डिवीजन, देन बायोमोलिक्यूल्स, तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप सेल के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं, सारे ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको एंड में क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में भी काफी ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया गया है। देन अगर आप नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स उठाते हैं, जो कि मोर और लेस रिलेटेड टू केमिस्ट्री है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वहीं आप अगर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन लेते हैं, तो वहां आपको फिर भी सेल से रिलेटेड चीजें पढ़ने को मिलती है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में, क्रोमोसोम के सेपरेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिससे मतलब कुछ रिलेशन बना रहता है। और वहीं अगर आप बायोमोलिक्यूल्स में चले जाए तो अचानक मतलब आपको पता होता है डेफिनेटली, आप उसमें भी डीएनए के स्ट्रक्चर, पॉलीसेसाइड प्रोटीन एक्सेट्रा के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, बट वो मोर और लेस केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है देन अ सेल, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ये यूनिट का इंट्रोडक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं अगेन। ये डिस्क्लेमर मैंने पिछले 2 वीडियोस में भी दिया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इनके अलावा मेरे से छूट जाए वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। और एक्चुअली मैं इसमें ज्यादातर जितने टॉपिक्स होते हैं उनका 70% तक कवर कर ही लेता हूँ, 60 to 70%। बाकी जो बचे हैं वो भी आपको पढ़ने हैं 1-2 बार, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर यूनिट के स्टार्टिंग में, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद, एक साइंटिस्ट, जेनेसिस्ट या फिर किसी मतलब स्पेसिफिक रिनाउंड पर्सनैलिटी के बारे में दिया होता है। इनके बारे में आपको बस इतना जानना है, इनका नाम जानना है, इनका जो मेन वर्क जो इन्होंने किया है वो जानना है। इनकी बर्थ, डेथ, इससे आपको कोई रिलेशन नहीं है। इनके बर्थ तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, लेकिन नीट में इतना नहीं पूछा जाता। सिर्फ इनका नाम, इनने क्या काम किया है और किस ईयर में वो काम किया था, बस आपको याद रखना, राइट। देन वी हैव द फर्स्ट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको बताया गया कि सेल बेसिकली है क्या। ये एक्चुअली आपका क्लास 9 का चैप्टर है, जहाँ पे आपको सेम सब कुछ दिया गया है। 9th क्लास में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारे ऑर्गेनल्स के बारे में, किसने कौन सा ऑर्गेनल डिस्कवर किया था, कौन सा ऑर्गेनल का क्या फंक्शन है, सब कुछ। बस यहाँ पे उसे थोड़ा सा और डिटेल किया गया है। हर ऑर्गेनल के बारे में 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई है। अगर 10 लाइन का वहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ 15 लाइन में लिखा हुआ है। थोड़े से एडिशनल फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर को एडिशनली डिफाइन किया गया है। तो इसमें जो है हर ऑर्गेनल जहाँ से आप बात होती है, जो कि ऑर्गेनल आई थिंक यहाँ होंगे, हाँ, तो ऑर्गेनल्स आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से। आई थिंक यूकैरियोटिक सेल आ गया। तो यहाँ पे आपके जो ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं ना, ये दोनों डायग्राम जो है आप अगर देखेंगे तो इनका एक सिंपलर वर्जन क्लास 9 की बुक में आपको दिया होता है। ये जो है ये डायग्राम भी आप देख चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये डायग्राम्स आपको टीचर्स स्कूल के या फिर अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहाँ के टीचर्स आपको जरूर दिखाते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिटेल डायग्राम, जहाँ पे आपको हर ऑर्गेनल का बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है वो पता लगता है, और साथ में उनकी जो नॉर्मल जो कॉमन पोजिशनिंग है वो पता लगती है, राइट। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्वाजी फ्लूइड नेचर है, तो ये सारा हम अभी बात करने वाले हैं, बट मैं दिखाता हूँ आपको सेल ऑर्गेनल्स, एंडोमेम्ब्रेन। हाँ, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट हुए हैं, जहाँ पे ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं उनके अलग अलग बारे में बताया गया, साथ ही एक डिटेल स्ट्रक्चर विद लेबलिंग दिया गया है। स्ट्रक्चर नीट में है, ये बहुत कम चांसेस है। जो स्ट्रक्चर आ सकता है वो ये है गोल्जी एपेरेटस का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑर्गेनल्स में, जो कि इस चैप्टर से आ सकता है। सिस और ट्रांसफेज के बारे में पूछा जा सकता है। जो दिस इज प्रॉब्लम, पीडीएफ में मुझसे जूम इन और जूम आउट बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये जो है आपका स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे आपका ये आ सकता है कि कौन सा पार्ट इसका न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, कौन सा नहीं होता है, और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, जो कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी में दिया हुआ है। देन वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे अपने आपको ऑर्गेनल्स के बारे में जो है इन डिटेल जानना पड़ेगा, हर एक ऑर्गेनल के फंक्शन को अलग से जानना पड़ेगा। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो तो सारे के सारे ही एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इवन वन ऑफ देम, राइट। लेकिन जो उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक सेल के बारे में इंट्रोडक्शन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज सेल, तो यहाँ पे आपको ज्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ सिंपल थिंग। आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि सेल क्या है, सेल किसने डिस्कवर किया था। इसको जो है मैं जब सेल का स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा फॉर द चैप्टर इन डिटेल वाला, तो उसमें मैं थोड़ा और बताने वाला हूँ कि जैसे एंटन वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट जो है एक सेल को देखा था, एक्चुअली एक लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो इस तरीके से जो है ये जो 4 साइंटिस्ट हैं टोटल यहाँ पे नहीं दिए हुए, बट तो वहाँ पे मैं इन डिटेल वाला वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे वो सब कुछ अवेलेबल होगा। बट जो एनसीईआरटी है वहाँ से मैं भी बता रहा हूँ। तो ये एंटन वॉन लीeuwenhoek और रॉबर्ट ब्राउन, आई थिंक आपको याद होगा, नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। सेल थियरी में मैथियस क्लीडन, जो इतना भी आपको याद होना चाहिए कि मैथियस क्लीडन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट, और जो थियोडोर स्वान है वो थे आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये दोनों भी चीजें आपको याद होनी चाहिए, राइट। ईयर दोनों का वैसे
अगर कॉमनली देखें तो 1838 ये मतलब कॉमन मान लिया जाता है। हाउएवर इनका मतलब डिफरेंट टाइम था इनका अपने काम का। जो मैथियस क्लीटन थे उन्होंने अपना काम पहले स्टार्ट किया था, और जो शॉन थे उन्होंने बाद में स्टार्ट किया था। जो प्रपोजिशन था इनका सेल थियरी वो ने एक साथ किया था, जो कि 1938 के अराउंड ही था, तो उसको 1938 ही मान लिया जाता है, राइट। तो आप ये ईयर याद रखेंगे। उसके बाद रुडोल्फ वर्च्यू जो 1855, राइट, 38 के बाद 55 कितने ईयर्स हो गए, इट्स अराउंड 12 एंड 5 17 ईयर्स के बाद जो है रुडोल्फ वर्च्यू ने जो है सेल थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया था, और इन्हें ओमनी सेलुलर ई सेलुलर दिया था, जो कि अब सेल थ्योरी का सेकंड कोट बन गया है। फर्स्ट कोट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं। हाँ, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ये जो है ये हो गया आपका जो सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड शॉन ने, जब उनको उन्होंने देखा था कि जो जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, जितने भी सेल्स हैं वो जितनी भी चीजें हैं वो बनी होती हैं किसी न किसी तरीके से सेल से, जो कि लिविंग है। अगर कोई भी चीज लिविंग है तो किसी न किसी तरह सेल या सेल से निकली हुई चीज से बनी होंगी, राइट। उसके बाद आपका जो रुडोल्फ वर्च्यू ने जो उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए थे ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मीनिंग था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये कट नहीं किया मैंने, वो उसका अंडरलाइन कर दिया। तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का वो इंग्लिश डेफिनेशन एक्चुअली कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। देन वी हैव एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यहाँ पे आपको बेसिकली एक मतलब आपको याद कराया गया है कि क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा था सेल के बारे में, सेल क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है कि यहाँ पे आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे पोटैटो, चिक सेल एंड अनियन सेल के, जो आपने देखा होगा, क्या होगा, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगा के उसको न्यूक्लियस एक्सेट्रा दिखाई देता है, तो वो सब देखा था हमने। देन वी हैव यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स बताए हुए हैं, किस तरीके से ऑर्गेनल्स अराइज होते हैं और लिविंग होते हैं, जो भी वो सेल्स के बने होते हैं एक्सेट्रा। यहाँ पे भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछा जाता। थोड़ा सा यहाँ से आपका हो सकता है, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि यहाँ से आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि जो एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन देती है वो इसी तरीके से तोड़ मोड़ के देती है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए आपको, क्योंकि मोनेरा वाले उसमें दिया हुआ है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल, राइट। तो यहाँ पे आपको उसका साइज दिया हुआ है, तो याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन वी हैव यहाँ पे आपका बैक्टीरिया, कॉमन जो बैक्टीरिया है यहाँ पे एक्चुअली जब भी आप बैक्टीरिया रेफर करेंगे तो आप बेसिकली बात कर रहे होते हैं इकोलाई जैसे बैक्टीरिया की, तो उसका साइज जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। और जो लार्जेस्ट सेल है जो कि एवर देखा गया है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा, ये आपको पता होगा। एंड ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, राइट। ये हो गया आपका कंप्लीट। देन वी हैव द प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा शायद मैं स्पीड में होता हूँ थोड़ा, तो आप स्पीड को 0.75 कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो, वरना स्पीड आई थिंक मैं इतना बोल रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए, राइट। मैंने कोई वीडियो की स्पीड तेज नहीं करी है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का आपको बताया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल किस टाइप के होते हैं। तो आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो है ऊपर से आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन हाँ अगेन उसका क्रोमैटिन मटेरियल जो है न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल होता है वो पूरे सेल में फैला नहीं होता है। वो क्या होता है, एक सेंटर में ही अरेंज होता है बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इतना याद रखें, काफी रहेगा। देन वी हैव जो सेल के बाकी फंक्शंस होते हैं, लाइक सेल डिवीजन, कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे एटीपी सिंथेसिस एक्सेट्रा, कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जैसे प्रोटीन या फिर फैट बनाने के लिए, तो ये सब फंक्शन जो है मीजोसोम करता है। और मीजोसोम को जो है माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग भी कहते हैं, यानी फंक्शन सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही हैं, बट उसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है, या फिर ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया जैसा नहीं है। देन वी हैव कि सेल का जो है रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा सब मीजोसोम कराते हैं, मैंने बता दिया। देन इनके पास जो है कोई भी एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इनके पास राइबोसोम होते हैं जो कि 70S होते हैं, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होते हैं। तो ये इतना मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, वैसे मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने इस सीरीज में, आप ये बात ध्यान रखिए, राइट। देन वी हैव सम कॉमन जो है आपको साइजेस दिखाए हुए हैं, जो कॉमन सेल्स हैं यूकैरियोटिक, और साथ में वायरसेस का भी दिया हुआ है फॉर कंपैरिजन। टिपिकल बैक्टीरिया का दिया हुआ है 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ एक्चुअली माइकोप्लाज्मा ही होता है, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, आपको पता होगा। सो इट इज अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस का भी दिया हुआ है फॉर कंपैरिजन। आप एक टिपिकल यहाँ पे आप देखें तो एक टिपिकल जो बैक्टीरिया है उसका साइज लगभग इतना है, वहीं उसके सामने एक डॉट के बराबर है आपका वायरस, राइट। तो ये आपका कंपैरिजन दिया हुआ है, तो इतना आपका कंप्लीट होता है। बस आपको इतना अगर पता है कि 70S राइबोसोम होता है और मीजोसोम सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, इतना काफी है नीट के लिए। अगर वो थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं तो जो मेरा वीडियो होगा फॉर दिस स्पेसिफिक चैप्टर, जो कि मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फिलहाल हम एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नीट में 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, राइट। देन वी हैव द सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी सेल एनवेलप किसे कहते हैं, यानी कि जो सेल को कवर कर रहा हो। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि सेल एनवेलप मतलब सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल नहीं है। यहाँ पे वो किसी सेल में सेल वॉल हो सकती है, किसी में सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, किसी में ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। कई स्पोर्स जो है वो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन बना लेते हैं, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ पे आप देखें, so we have cell membrane and its modification. Most prokaryotic cell, particularly the bacteria, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. The outermost glycocalyx followed by the cell wall, then plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. यानी यहाँ पे क्या है कि जो सेल एनवेलप है, यानी सेल को कवर करने वाली जो बेसिक चीजें हैं, जो 3 चीजें पॉसिबल हैं, दैट आर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है एक स्लाइमी लेयर टाइप होती है, जो कि मदद करती है किसी भी सेल को, मतलब मोस्टली बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल या प्लांट सेल में होना बहुत ही रेयर है। फंजाई एंड आपका बैक्टीरियल सेल में बहुत ज्यादा कॉमन है ये। तो ये जो हेल्प करती है किसी भी जो सबस्ट्रेट है उससे अटैच होने में, किसी भी सेल को, राइट। स्लाइमी चीज है तो अटैच होने में हेल्प करिए। देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल जो आपका
वॉल है, इनका तो आप फंक्शन जानते ही हैं, दिस आर बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट जो है पॉलीसेचराइड एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनी हो सकती है, जिसकी वजह से ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया जनरेट करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल की हम बात कर रहे हैं। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो ग्राम जो एक हमारे साइंटिस्ट है उनके द्वारा बनाए हुए जो एक स्टेन है ब्लू कलर का जो आयोडीन बेस्ड होता है, उसको लेके ये अपना मतलब उस कलर को सोक कर लेते हैं, राइट। वहीं आप देखें तो जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव का मतलब यही होता है कि ये जो है उस स्टेन को नहीं लेंगे, यानी कि इनके ऊपर वो स्टेन डालेंगे और जैसे धो देंगे तो वो कलर चला जाएगा, राइट। और ग्राम पॉजिटिव में उनको धोने के बाद एक्चुअली पहले वाटर से देन अल्कोहल से वॉश किया जाता है, लेकिन फिर भी उनका कलर नहीं जाता, राइट। तो इनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन बता दिया मैंने, और सेल मेम्ब्रेन का बता दिया। सेल मेम्ब्रेन जो है मीजोसोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, राइट। बाकी इन डेप्थ वीडियो में आपको मिल जाएगा, इन डेप्थ वीडियो में बनाने वाला हूँ, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि आज से डेली वीडियोस आएंगी, तो आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब से डेली वीडियोस आएंगी, हर टॉपिक हर जो चैप्टर है सब कुछ कवर्ड होगा यूनिट वाइज। अभी आप देख रहे हैं सीरीज में यूनिट वाइज सब कुछ कवर किया जा रहा है, तीनों चैप्टर आज हो जाएंगे इस वीडियो में। ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती है, प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं 30 मिनट्स, 36 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स इतनी होती है, ताकि आप बोर ना हो। ऐसा नहीं है कि 2-2.5 घंटे की वीडियो बना दी और आप बैठ के इतने ज्यादा बोर हो गए कि आप पूरी वीडियो देख ही नहीं पा रहे, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। आधे घंटे के आसपास ही वीडियोस होती हैं सारी, तो आज से सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। देन वी हैव यहाँ पे आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, सारी के सारे यूजेस दिए गए हैं, फंक्शंस दिए गए हैं सेल मेम्ब्रेन के। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन का एक और एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन कह सकते हैं उसे सेल मेम्ब्रेन का, या फिर एक पार्ट कह सकते हैं सेल का। उन ये जो है तीन तरह के हो सकते हैं, जो आपके हैं सीलिया, दो तरह के हो सकते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, सीलिया बहुत ही छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं तो ये बहुत सारे नंबर में होते हैं। वही जो आपके फ्लैजिला है ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू सीलिया, लेकिन ये इनका नंबर बहुत ही कम होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब 10 आपको देखने को मिल सकते हैं, 10-12, मतलब ऐसा नहीं है। अगर आपने कहीं सुन लिया हो कि फ्लैजिला 1 या 2 ही पॉसिबल है तो ये बिल्कुल गलत है। आपको मैं दिखाऊंगा फ्लैजिला भी 10-12, यहाँ तक कि 20-25 भी हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो सीलिया है वो आपके मिलियंस में होता है, तो उनके कंपैरिजन में फ्लैजिला हमेशा बहुत कम होते हैं, लेकिन इनका साइज बड़ा होता है सीलिया के कंपैरिजन में। बाकी जो है आपकी पिलाए एंड फिम्ब्रिए, दो और आपके एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, जो तीसरे टाइप होते हैं। ये बेसिकली हेल्प करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म या फिर सबस्ट्रेट से अटैच होने में, और या फिर जो एक तरह के पिलाए जो है सेक्स पिलाए भी होते हैं, जो कि क्रोमोसोम के एक दूसरे जो बैक्टीरिया है इनको एक दूसरे में क्रोमोसोम के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, जो कि एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। तो आप इनका फंक्शन याद रखेंगे। अगर आपको बातें समझ में ना आ रही हो तो आप वीडियो की स्पीड को 0.75 पे कर सकते हैं, या फिर जो है आप इसको पीछे जाके दोबारा सुन सकते हैं, राइट। देन वी हैव द राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज एंड राइबोसोम जो है एक ऐसे ऑर्गेनल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए विदाउट सेल मेम्ब्रेन, विदाउट ऑर्गेनल्स में इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस दो ऑर्गेनल्स हैं। इंक्लूजन बॉडीज एक्चुअली उन सारी चीजों को कहते हैं, मतलब बाहर से कोई भी पॉलीसेचराइड आया उसको अभी यूज नहीं करना है। ढेर सारा पॉलीसेचराइड सेल में इकट्ठा हो गया लेकिन उसको यूज नहीं करना है, उसको स्टोर करके रखना है, तो वो साइटोप्लाज्म में तैरता नहीं रहेगा। उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगाएंगे और उसको रख देंगे। इंक्लूजन सॉरी राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, इंक्लूजन बॉडीज में होती है, सॉरी दोनों में नहीं होती। तो एक जगह पे उनको इकट्ठा करेंगे और एक ही जगह पे सारा का सारा पॉलीसेचराइड जो है वो फिक्स रहेगा, राइट। मैं अपने आप में कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, तुम भी कहोगे कैसा टीचर है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो इंक्लूजन बॉडीज है वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेचाइड हो सकता है, फैट हो सकता है, वो एक जगह एक्यूमुलेट होता है, वो एक ऑर्गेनल की शेप ले लेता है। और जो राइबोसोम है ये आपका बेसिकली बना होता है प्रोटीन से या आरएनए से। ये नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका राइबोसोम है वो किस चीज का बना होता है। राइबोसोम आपका बना होता है प्रोटीन और आरएनए से, राइट। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से, बस इन दोनों चीजों से बना होता है। ना उसमें डीएनए होता है ना कोई और चीज होती है, पॉलीसेचाइड वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटीन्स एंड राइबोसोम आरएनए, राइट। प्रोटीन एंड आरएनए, राइट। देन हम आपके आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। आपको बताया गया कि यूकैरियोटिक सेल किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल से अलग होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन ग्राउंड ऑर्गेनल होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। यहाँ तक ये भी याद रखेंगे कि कितने वैक्यूल्स थे यहाँ पे। वैक्यूल आप ध्यान रखेंगे कि प्लांट सेल में जो है मेजर ऑर्गेनल है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल आपका वैक्यूल है। यहाँ पर एनिमल सेल में देखें तो जो आपकी मेजर ऑर्गेनल है दैट इज योर न्यूक्लियस। सबसे बड़ा आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, प्लांट सेल में आपको सबसे बड़ा वैक्यूल दिखाई देगा। न्यूक्लियस हाउएवर इज प्रोमिनेंट, बाकी ऑर्गेनल से बड़ा है, लेकिन वैक्यूल सबसे ज्यादा जगह लेता है। इसीलिए न्यूक्लियस जो आपका प्लांट सेल है वो ज्यादा टर्जिड होता है और अपनी टर्जिडिटी मेंटेन कर पाता है, वाटर के इनटेक और आउटपुट को बहुत अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर पाता है, राइट। तो इन दोनों डायग्राम्स को याद रखेंगे। देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर हम आज जानते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर वाला जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, जिसका पूरा नाम जो है आप ध्यान रखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये डायग्राम आप अच्छे से याद रखेंगे। फॉस्फोलिपिड और जो आपका प्रोटीन्स हैं इनके एक कॉम्बिनेशन से बनता है। प्रोटीन जो है 4 तरीके से इसमें एम्बेडेड हो सकते हैं, वह ध्यान रखेंगे। सरफेशियल, इंटीग्रल, जो आपके ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन होते हैं, पोइंस वाले, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। इस डायग्राम को ही याद रखेंगे ताकि आपको याद रहे कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी था, शुगर भी था, पॉलीसेचाइड से, इसमें प्रोटीन से, इसमें फॉस्फोलिपिड था। फॉस्फोलिपिड का मेजर पार्ट जो है वो फॉस्फोरस होता है, इसीलिए हमेशा याद रखें कि हर सेल में फॉस्फोरस तो सबसे पहले आपको मिलेगा। कहाँ? सेल मेम्ब्रेन में, राइट। तो फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरस होता है, लिपिड फॉस्फोलिपिड उसे कहते हैं, लिपिड में फॉस्फोरस मिला दिया, ठीक है, फॉस्फोलिपिड हो गया। देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक्स अब जो स्ट्रक्चर हमें पता है वो किसने दिया था, आप ये याद रखेंगे, राइट। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था भाई। ऐसे क्या देख रहे हो, भूल चुके हो तुम पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ, कहाँ गया ये, लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, सिंगर एंड निकोलसन 1972, ईयर मेरे को याद नहीं था बिल्कुल भी। वेयर इज इट? हाँ, तो ये
एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972। पहले के जो मॉडल्स है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप कई कोचिंग्स में जाएंगे, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस वगैरह कई जगह पे पहले के मॉडल्स भी बताए जाते हैं, जहाँ पे आप बताया जाता है कि सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, दोनों तरफ प्रोटीन है, बीच में लिपिड है, या फिर एक लेयर प्रोटीन की है, एक लेयर लिपिड की है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉडल्स बताए जाएंगे, बट दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट। पूछा सिर्फ जब इसी के बारे में जाएगा तो हम क्यों एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करें, आपके पास पहले ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 मंथ्स लगभग बाकी, राइट। सो आगे आप देखें, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक क्यों कहते हैं? फ्लूइड यानी कि लिक्विड जो है चीज़ें, हाँ, तो लिक्विड जो है वो चीज़ एक मोजाइक यानी कि तितर बितर, मतलब एक अरेंजमेंट जो है इनका कुछ भी है, जो कहते हैं ना कि किसी भी तरह अरेंज्ड है, यानी कि कहीं आपको प्रोटीन मिल जाएगा, कहीं पॉलीसेचाइड मिल गया, अचानक से पूरे में लिपिड जा रहा है, तो इस तरीके से फ्लूइड मोजाइक मॉडल हो जाता है, राइट। कॉसी फ्लूइड भी कहते हैं। कॉसी यानी कि होता है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, कॉसी यानी अफरा तफरी होता है, एंड कॉसी फ्लूइड यानी फ्लूइड में जो है बहुत ज़्यादा तूफान समझ हुआ, राइट, तो उसे कहते हैं कॉसी फ्लूइड नेचर। देन हमें यहाँ पे मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, इसमें ऑस्मोसिस होता है, इसमें आपका क्या कहते हैं डिफ्यूजन हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, विच आई डोंट थिंक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम आपको अगेन जाके आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जाके पढ़नी है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा बुद्धि ना खर्च करें, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको सबको पता होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप एक सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है, और ये अगेन आपको मिलेगा कहाँ, जो सोडियम पोटेशियम पंप का पूरा एटीपी यूटिलाइज करता है एक्सेट्रा, ये आपको मिलेगा लास्ट नहीं हो सेकंड लास्ट चैप्टर 21st चैप्टर आपका न्यूरल कंट्रोल वाला, उसमें आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। बेटा ये स्ट्रैटेजी होती है, टाइम जो है, टाइम को सेव करो, और वो जो टाइम आप लगा रहे हो उसको कहीं और लगाओ, राइट। एक ही चीज़ को 3 चैप्टर में 3 बार पढ़ना, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली अगर आप 3 बार पढ़ोगे तो वो टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा, याद हो जाएगा एक्सेट्रा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। देन वी हैव द सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बताया गया किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, कौन बनाता है इसे, सेल वॉल को क्या क्या कंपोजिशन पॉसिबल है, लाइक सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग जगह पर पढ़ने को मिलेगी। पैक्टिन एंड सेलुलोज जो है आपके मोस्ट सेल्स में होता है, सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज आपके मोस्ट प्लांट सेल्स में होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है आपके फंजाई एंड आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में, एंड एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोड्स के, एंड फंजाई के सेल वॉल में काइटिन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, इसको जो है बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं किया जा सकता। काइटिन और पैक्टिन जिस चीज़ों में प्रेजेंट होता है उसको बायोडिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना माइक्रोब्स के लिए भी थोड़ा हार्ड होता है। आई थिंक मैं सच में बहुत जल्दी बोलता हूँ, तो आप अगर वीडियो को 0.75 या 0.5 स्पीड पे करना चाहें तो कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसी स्पीड में देखें, राइट। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन से टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे, ताकि जब इन डेप्थ वीडियो बनाऊँ इस चैप्टर की तो मैं उस टॉपिक को और आपके कमेंट को उसमें इंक्लूड कर सकूँ कि हाँ भाई इस बंदे ने बोला था, और आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूँ, राइट। देन वी हैव द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको बताया गया कि होता क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअली एक नेटवर्क है जिसमें आप एक चीज़, जैसे आप कोई कंपनी ले लीजिए, उसने कुछ मैन्युफैक्चर किया, लाइक रॉ मटेरियल लिया, लाइक कॉटन लिया खेतों से, एंड उससे एक रॉ कपड़ा बना दिया, देन उस कपड़े को जो है दूसरी कंपनी लेती है, एंड उस कपड़े से उस कपड़े को सिल्क के क्लॉथ्स बनाती है, जो मतलब पहनने वाले कपड़े होते हैं वो बना देती है, राइट। उन कपड़ों को देन शॉपकीपर लेता है एंड हम तक पहुंचाता है पहनने के लिए, बेचता है, मतलब। तो ये जो है एक 3 कंपनीज का, मतलब शॉपकीपर को भी एक मतलब हम कंपनी मान लिया, अगर बड़ी शॉप हो एक्सेट्रा कुछ, तो ये तीनों जो है एक सीरीज हो गए जिनके बिना एक फंक्शन जो है काम नहीं हो सकता। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन तीनों के बीच में, कपड़े का पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग है, इस पूरे सिस्टम को चलने के लिए इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जो सेल होते हैं इनमें भी कुछ ऑर्गेनल्स जो है कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जो एक दूसरे की मदद से काम करते हैं। वो जो है ऑर्गेनल्स होते कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जिसे बोलते हैं, जो कि एसईआर और ईआर दो, एसईआर और आरईआर दो टाइप होते हैं, तो वो सब आपको इन डेप्थ में मिलेगा। देन वी हैव द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो फंक्शंस एक दूसरे की मदद से ही परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव ये दोनों ऑर्गेनल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब इन टॉपिक मतलब इन जो है ऑर्गेनल्स को मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आपको हर ऑर्गेनल को एनसीईआरटी में से कम 5 बार रीड करके अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, और ऊपर से कि आप ये सब कुछ जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ट्रूली। राइट, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, राइट, तो वो सब आप जान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस एंड ट्रांस फेज के बारे में आप जानेंगे, फॉर्मिंग और जो फॉर्मिंग फेज, और दूसरा कौन सा होता है मैं खुद ही भूल गया, ऐसा टीचर है आपका, खैर छोड़ो। तो ये जो आपका सिस फेज एंड ट्रांस फेज है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। सिस एंड ट्रांस फेज जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इनका पूरा जो इस पैराग्राफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इससे बाहर जो है और सेल ऑर्गेनल्स में इससे बाहर नहीं पूछा जाता। देन वी हैव द लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इनके बारे में भी आप एनसीईआरटी से जानेंगे। 2 तरह के वैक्यूल यहाँ पे स्पेशली दिए हुए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड अमीबा, ये आप अमीबा में पढ़ चुके हैं पहले। एंड फूड वैक्यूल जो है ये बहुत सारे सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल में भी फूड वैक्यूल पाया जाता है, ये आप मत समझे कि प्रोटिस्ट में होता है, यहाँ पे प्रोटिस्ट का एग्जांपल दिया, लेकिन फूड वैक्यूल मोस्ट सेल्स में होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर होते हैं। वैक्यूल्स आपको एनिमल सेल में आपको एडिपोज टिश्यूज में हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि वो फैट स्टोर करते हैं, बाकी एनिमल सेल्स में होना मुश्किल है। देन वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है इन सेल, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, आप क्लास 9 से जान रहे हैं, राइट। पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल होता है, इसमें जो है इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, इस बर्गर जैसे, यानी सॉसेज शेप्ड, बर्गर नहीं है एक्चुअली। तो ये जो आपका सॉसेज शेप्ड, हम सॉसेज एक्चुअली इंडिया में ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सॉसेज लिखा हुआ है, राइट। तो मतलब ज़्यादा लोग खाते नहीं है, हो सकता है आपने खाया हो, बट ज़्यादा लोग खाते नहीं इसलिए नहीं पता है। तो सॉसेज शेप्ड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, जिसके इनर मेम्ब्रेन जो आपका अंदर से ग्रीन हो रखा है, लेट मी, बट ये दिखेगा नहीं आपको, मैं ब्लैक लेता हूँ इसको, यस।
हाँ, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये वाली आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, राइट। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये वो जगह होती है जहाँ पे एनर्जी का सिंथेसिस होता है, यानी एटीपी का सिंथेसिस होता है। एक्चुअली एनर्जी का कभी सिंथेसिस नहीं हो सकता, आपको पता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो यहाँ पे आपके, हाँ, एक और चीज़ जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब सेल डिवीजन होता है, वैसे आपको सेल डिवीजन में पता लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिजन से डिवाइड करता है, यानी खुद ही डिवाइड करता है, वो सेल पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सेल एक नया नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, नहीं। जो माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्टिंग है उसी वही टूट के दो माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाता है, राइट। प्लास्टिड के साथ भी सेम केस है। अगेन इन दोनों में जो है ये दोनों जो है सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। मेरे पैर में दर्द हो गया। तो सेमी ऑटोनोमस बॉडीज होने का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों के दोनों जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं इनके अंदर। आप देख सकते हैं प्लास्टिड का आई थिंक डायग्राम लगा होगा, ये देखिए आप यहाँ पे। इनमें भी प्लास्टिड में भी है दो मेम्ब्रेन्स दी हुई हैं, पिंक बीच में देखिए, उन दोनों के बीच में बॉर्डर है। तो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जो कि जिनके खुद के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोट होने के बावजूद 70s होते हैं। सिर्फ ऑर्गेनल इन ऑर्गेनल का जो केस है, यानी राइबोसोम जब किसी और ऑर्गेनल के अंदर होता है, खासकर सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर लाइक प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तब वो 70s होता है। बाकी आपको कहीं भी देखें, ईआर में देखें, साइटोप्लाज्म में देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे देखें, या फिर सेल मेम्ब्रेन पे देखें, आपको वहां पे 80s ही आपको दिखेगा, लेकिन इन दोनों के अंदर आपको 70s राइबोसोम दिखेगा, राइट। तो मेरे को लग रहा है कि मैं पूरा यूनिट मुझे खत्म करना है अराउंड हाफ एन आवर में, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम में, हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं कोई यूनिट स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ, एंड देन मुझे लास्ट के चैप्टर में थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। एक्चुअली जल्दी होती नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिक्स कवर नहीं करता हूँ, सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। एक्चुअली मैं फर्स्ट चैप्टर में जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, लाइक मुझे सिर्फ ऑल इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक्स है वो बताने हैं, आपको किस तरीके से उनको किस तरीके से जानना है, कहाँ से जानना है वो बताना है। लेकिन मैं यहाँ पे उनको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे को वो नहीं करना है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बहुत टाइम भी हो गया, राइट। तो अब मैं तो जो है थोड़ा सा स्पीड में आऊँगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोलूँगा, जिससे आपको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो, तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं वीडियो की, और वीडियो को लाइक कर देगा समझ में आ रहा हो तो सबसे बड़ी बात, राइट। तो और शेयर भी जरूर कर दे, ताकि आपको फ्रेंड्स को भी पता लगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कैसे पढ़ना है, राइट। फ्लैट स्टेट के बारे में आपने जान लिया, जिनके बारे में आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार रीड जरूर करेंगे अगेन साइड। जिन टॉपिक्स को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट में, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत आप इनको यहाँ पे एक दो बार रीड करें। ये प्लास्टिड का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिलेगा आगे जाके, आपको फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जो आपका चैप्टर है वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, राइट। लेट मी फिक्स दिस कैमरा। राइट, सो वी आर डन विद प्लास्टिड, और बाकी कुछ ही ऑर्गेनल बचे हैं, कुछ ही आई थिंक ये लास्ट ही ऑर्गेनल बचा होगा, राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन, देन सीलिया फ्लैजिला, साइटोस्केलेटन से बनता है वो, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस, बस ठीक है। तो ये जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है, यहाँ पे हम आ चुके हैं आई थिंक, हम राइबोसोम इस चैप्टर में नहीं, राइबोसोम ये। सो राइबोसोम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। राइबोसोम अगर आपको यहाँ पे रीड करना है, जो भी आपके देवा 70s एंड 80s किस तरीके से बना होता है। एस जो है स्वीडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसको आप सेडिमेंटेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो इसमें सेडिमेंटेशन होता है जब आपको सेंट्रीफ्यूग करेंगे किसी सेल को, तो राइबोसोम किस रेट से और किस एरिया में सेटल हो रहा है उसके हिसाब से। साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन बेसिकली होता है क्या है, कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स जो है मिल के साइटोस्केलेटन बनाते हैं, जिनको ज्वाइन करते हैं गोल्जी अपैरेटस एंड ईआर। ये जो है मिल के सेल के जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं उनको इंटैक्ट रखते हैं, और सेल का फॉर्म वैसा का वैसा बनाए रखते हैं। वरना क्या होगा, हमने यहाँ पे हाथ लिया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, सेल्स तो फ्लैट हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा मतलब फ्लैट होते हैं कुछ टाइम के लिए, उतने ज़्यादा फ्लैट नहीं होते, लेकिन थोड़े दबते हैं, लेकिन वापस अपने स्ट्रक्चर में कैसे आ जाते हैं, तो फ्लैट ही आ जाने चाहिए थे। वापस अपने स्ट्रक्चर में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके साइटोस्केलेटन होता है, जो कि उनके सारे ऑर्गेनल्स और सेल मेम्ब्रेन को एक ही जगह पे बांध के रखता है, राइट। देन ये आपका डायग्राम है सीलिया एंड फ्लैजिला का 9+2 अरेंजमेंट है। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मुझे याद आया अभी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं 9+2 अरेंजमेंट क्या है, एक्सेट्रा सब कुछ बताया वहाँ पे मैंने। आई थिंक 2 वीडियोस होंगी या एक ही वीडियो होगी, तो आप उसको, बहुत छोटी वीडियोस है, उस टाइम मैं और भी ज़्यादा छोटी वीडियो बनाता था, काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ, आई थिंक 2 महीने हुए होंगे अराउंड, वही टाइम जब आपका नीट हुआ था, राइट। देन वी हैव द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एक्चुअली वो चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में, तो वहाँ पे भी आप इसे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे आपका कार्ट व्हील जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। अगर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कार्ट व्हील अरेंजमेंट से पूछा जाएगा, ना कि उसके फंक्शन से। यहाँ पे हब एंड स्पोक किस तरीके से काम करते हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। ये अगेन मैंने जो वीडियो बना की है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो आपको मैं बस बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय न्यूक्लियोलाई के। न्यूक्लियस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इन चारों को आप अच्छे से याद कर लें, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, इनको आप अच्छे से याद कर लें। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, राइट। देखो, कोई भी इंसान आपको कितना भी बता ले कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना वो सही नहीं है, हम जो है आपको अपने तरीके से पढ़ाएंगे, वो कभी सही नहीं हो सकता, वो इंसान ही गलत है, आप गलत टीचर से पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी वालों ने जब एनसीईआरटी बढ़ाई बनाई है ना, तो बहुत सोच समझ के बनाई है। जो एनसीईआरटी में सीरीज दी हुई चैप्टर्स की वही करें। हालांकि मैंने कहा था कि सेल के बाद सेल डिवीजन साइकिल पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स, तो आप बायोमोलिक्यूल्स ही पहले करें, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप जैसा करना चाहें, आप यूट्यूब आपका हाथ में है, आपके यूट्यूब, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो आप ऐसे पढ़ें, बट अकॉर्डिंग टू माई सजेशन एनसीईआरटी वाले ही आपका पेपर लेने वाले हैं। एनसीईआरटी वाली जो एजेंसी है उनसे कंडक्ट होता है, तो
वही आपका एग्जाम लेने वाले हैं, वो इसी सीरीज में समझते हैं कि इसी सीरीज में बच्चा पढ़ता होगा, तो इसी सीरीज में आप भी पढ़ें, क्यों फालतू में आप सीधा उठ के डाइजेशन में चले आए, उसके बाद आप प्लांट फोटोसिंथेसिस में आ जाएं, उसके बाद आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लें। तो दिस डज नॉट मेक सेंस कि हम बस चलो भाई पहले इजी इजी उठा लेते हैं, तो पहले लिविंग वर्ड पढ़ लिया, जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लिया, वहाँ पे उठा के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ लिया, वहाँ पे डाइजेशन पढ़ लिया। दिस इज नॉट द वे, जिस सीरीज में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है वही पढ़े, राइट। बायोमोलिक्यूल्स में शुरू में आपको ये बताया गया कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, हर चीज जो केमिकल की बनी हुई है एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन में आप एक बार रीड कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का यूज होता है, ये याद रख सकते हैं। ये जो है कॉम्पोजिशन टेबल 9.1, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आप इसी को सबसे अच्छे से याद करेंगे। ब्लर हो रहा है, राइट। अब आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपके एनसीईआरटी में ये है तो इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेना कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर ले कहीं और अगर पॉसिबल हो तो। परसेंटेज विद अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन में किस तरीके से होता है, आपको वैसे आइडिया होना चाहिए। हाउएवर आपको, अगर आपने ये ना भी पढ़ा हो तभी आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में सिलिकॉन नहीं होता है बिल्कुल भी। बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन के बने होते हैं, तो कार्बन बहुत ज्यादा होगा, और एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से ज्यादा होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिविंग टिश्यू में कौन कौन से आयंस होते हैं ये आई थिंक आपको पहले से पता होगा। नहीं पता है तो ये टेबल याद कर लीजिए, राइट। यहाँ पे आपको जो साइड में पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा आपको एनालिसिस की ही बात बता रहा है कि अगर आप लिविंग को एनालाइज करना चाहते हैं तो उसको कूट पीस के अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करके आप निकाल लीजिए, चीज क्लॉथ से उसको छान लीजिए। ऊपर वाला जो है आपका फैट इनसॉल्युबल हो गया और नीचे वाला सॉल्युबल हो गया, तो उनको आप अलग अलग तरीके से एनालाइज कर लीजिए। इनऑर्गेनिक चीजें अगर आपको चाहिए तो उसको जला दीजिए, कार्बन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स उड़ जाएंगे CO2 H2O बन के, और बाकी जो बचा आपका इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, राइट। आपका अमीनो एसिड आ गया। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई अमीनो एसिड, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब क्या यार, ऐसे ऐसे कौन देता है। तो खैर, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो है अमीनो एसिड को स्टार्ट कर दिया है कि अमीनो एसिड होता क्या है। तो अमीनो एसिड जो है एक अल्फा कार्बन, यानी वो कार्बन, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, जिस कार्बन पे जो है फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, अगर आप ड्रॉपर है तो आपको पूरा ही पता होगा, मतलब आपको पता ही होगा कि अमीनो एसिड क्या होता है। बट अगर आपने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी, आप क्लास 12 में भी हैं, क्लास 11th में भी हैं, तो आपको इतना पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। OH, COOH, RO, ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। OR भी कहते हैं भाई, RO भी ठीक होता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप जो है जिस कार्बन पे लगे होते हैं उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। जब अल्फा कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे एक COOH लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप हो गया, और एक NH2 भी लग जाए विद एक R ग्रुप, जो R ग्रुप है ये चेंज होता रहेगा क्योंकि 4 जो है इसमें एरियाज होते हैं कार्बन पे, राइट। तो ये जो है इसे अमीनो एसिड कहते हैं जब भी किसी एक कार्बन पे COOH और NH2 दोनों ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जो चौथी वैलेंसी बच गई वो होता है R ग्रुप। R मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, मतलब उसमें CH2 लग सकता है, नॉर्मल मिथाइल, इथाइल, कुछ भी लग सकता है, और साथ में एक और COOH या फिर NH2 भी लग सकता है, जिसकी वजह से ये बेसिक और एसिडिक हो सकते हैं। NH2 आपको पता है बेसिक होता है, COOH एसिडिक होता है। जब एक और COOH लग जाए, यानी जो R है उसी COOH लग जाए, तो 2 COOH हो गए, वो एसिडिक हो गया। एक और NH2 लग जाए मान लिया COOH की जगह, मतलब 2 NH2 और एक COOH, तो वो बेसिक हो गया। इस तरीके से जो अमीनो एसिड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, बेसिक, एसिडिक, या फिर आपके नॉर्मल, क्या कहते हैं उसे, तो हाँ न्यूट्रल भी हो सकते हैं आपके, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, आई थिंक ये होता है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जब आपका बीच वाला फॉर्म होता है, यानी कि जब आपको पता है यहाँ पे NH2 है और COOH है, जब NH2 जो है आपका पता है N जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक H+ ले ले, NH3+ बन जाए, और या फिर जो COOH है वो H+ चला जाए तो CO- बन जाए। जब ये दोनों कंडीशन हो जाए, यानी NH3+ और CO- हो जाए, तो इसे कहते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। ये आपका जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है आपके जो डायग्राम्स, जो आपके स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं या फॉर्मुले दिए हुए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक को आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो इन सबका आप देख सकते हैं। देन वी हैव द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनको आप याद न करें तब भी चलेगा, आज तक मैंने कोई भी क्वेश्चन से नहीं देखा गया। बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 800 डाल्टन से ऊपर वाले को बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, उससे कम वाले को बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। सिर्फ यही बेसिक डेफिनेशन पता होगी जब भी चलेगा। देन वी हैव, हाँ, तो यहाँ पे आपको अगेन वही एनालिसिस वाले पार्ट में ले जाया गया है कि एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या होता है। तो इनको आप एक बार रीड करेंगे, दिस इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो 20 अमीनो एसिड है उन सबके एटलीस्ट आपको नाम जरूर पता होनी चाहिए। पता होगा ना आपको कि 20 टोटल अमीनो एसिड है जिनसे प्रोटीन बनाए जा सकते हैं, बाकी हैं तो जितने मर्जी आप अमीनो एसिड बना सकते हैं, क्योंकि लैब में भी आप R ग्रुप को रिप्लेस करके कुछ भी लगाते रहिए, अमीनो एसिड बनता रहेगा। बट जो नेचुरली अकेरिंग अमीनो एसिड है जिनसे प्रोटीन बन सकता है वो 20 ही है टोटल। अब 22 हो गए हैं हर, बट आपको 20 ही पूछा जाएगा नीट में हमेशा, तो आप याद रखेंगे। ये बनते कैसे हैं, तो COOH में से OH निकल जाता है, NH2 में से H निकल जाता है, H2O का रिमूवल होता है और वो NHCO बन जाता है, राइट। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं उसे, तो उससे बनता है प्रोटीन। और वहीं आपका पॉलीसेसाइड में भी सेम होता है, उसमें क्या होता है CH2OH होता है एक, और दूसरी तरफ भी CH2OH होता है। एक में से H निकलेगा और एक में से OH निकलेगा, और H2O के रिमूवल से यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यानी कि जिस H2O के रिमूवल से एक पॉलीसेचराइड बन रहा है, यानी 2 मोनोसेचराइड जुड़ रहे हैं, उसको कहते हैं यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो ये आपको पता होगा। स्टार्च के बारे में स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि I2 को किस तरह लेता है, वो क्या होता है उसमें एक अगर मैं आपको बताऊं तो
स्टार्च में जो है एक हेलिक्स बनता है, राइट, एक हेलिक्स बनता है, नहीं ये एक वायर है, तो अगर आप वायर को ऐसे ट्विस्ट कर दे, स्प्रिंग जैसा बना दे, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का, जिसके बीच में कुछ गैप्स होते हैं। उन गैप्स में जो I2 मॉलिक्यूल है या फिर आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं वो कैप्चर हो जाते हैं, और वो जब कैप्चर हो जाते हैं तो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। वैसे भी अगर आप प्योर आयोडीन को देखें तो वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू या फिर वॉयलेट कलर का होता है, राइट। तो इसलिए स्टार्च में आयोडीन डालने से वो ब्लैकिश दिखने लग जाता है, राइट। देन वी हैव द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 12 में पढ़ लेंगे, तो इसको छोड़ दें, सीरियसली छोड़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, तो आप इनको बहुत ही सीरियसली पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को आप याद रखेंगे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड जो है दो स्ट्रक्चर होते हैं। सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी एक नॉर्मल अमीनो एसिड की चेन है, उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जन इन स्ट्रक्चर्स को हम टर्शियरी में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्वार्टरनरी जो आपका लास्ट स्ट्रक्चर है वो एक से ज्यादा यूनिट्स को मिला के बनता है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर बातें समझ में ना आ रही हो तो वीडियो की स्पीड को कम कर दीजिए, और अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीपेप्टाइड, तो मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पहले ही बता दिया, तो ये हो गया आपका। और हाँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है डीएनए एंड आरएनए, लेकिन मैंने आपको ये छोड़ने के लिए कहा है क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ लेंगे, सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, आप इसको पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग सिस्टम की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि किस तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क करता है, और किस तरीके से एटीपी जो है आपका करेंसी ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे आपकी जितनी भी बॉडी में चीजें हो रही होती है वो एटीपी की वजह से हो रही होती है। एटीपी में होता क्या है एक्चुअली, एडेनाइन जो आपका बेस है उससे 3 फॉस्फोरस जुड़े होते हैं एक लाइन में, फॉस्फोरस फॉस्फेट जुड़े होते हैं, एक्चुअली फॉस्फोरस नहीं, जो 2 फॉस्फेट कभी एक दूसरे से अटैच नहीं होते, आप नेचर में इसे कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इनको साथ में रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर आप किसी बॉन्ड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, तो जब बॉन्ड टूटेगा तब अगेन बहुत ज्यादा एनर्जी लूज होगी, मतलब रिलीज होगी। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट या फिर एटीपी में। यहाँ पे होता क्या है कि जब फॉस्फेट बॉन्ड है वो टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करके सारी के सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करती है हमारी बॉडी। तो ये आपका कहा गया द लिविंग स्टेट, यहाँ पे आपको ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एंजाइम्स की बात की गई है, एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स में, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट हाउएवर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ईयर से एंजाइम को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। नीट सीबीएसई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन बायोमोलिक्यूल, लेकिन दिस इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट इन नीट एग्जाम, राइट। देन वी हैव द केमिकल रिएक्शंस, कुछ दी हुई हैं जो कि रियली इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज याद रखनी है अबाउट एंजाइम्स इज कि एंजाइम्स का जो है एक रेट होता है किसी, राइट। तो यहाँ पे जो है आपकी बेसिकली आपको एंजाइम के बारे में ये याद रखना है कि एंजाइम्स का एक बेसिक जो है रेट होता है किसी भी रिएक्शन को करवाने का, यानी कि एंजाइम्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को तेज करवाना है, यानी कि उसको फास्ट करवाना, किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है जल्दी बन जाए। तो उसका हर एंजाइम का एक बेसिक रेट होता है कि वो इतने रेट से करवाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, यानी कि जो CO2 से प्लस H2 को H2CO3 में कन्वर्ट करता है, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है आप इसका देख सकते हैं 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड का इसका रेट है, यानी एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स को कैटेलाइज कर पाता है, इतनी ज्यादा फास्ट रेट है इसकी, राइट। वहीं आप बिना अगर इस एंजाइम के देखेंगे तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बन पाएगा बिना इस एंजाइम के। तो ये जो है एक रूल है कि पर 10% चेंज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू एनसीईआरटी में हो सकता है, पुरानी एनसीईआरटी में आपको ना हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर याद रख सकते हैं कि फॉर एवरी 10% चेंज इन ईदर डायरेक्शन, ओहो ये बहुत बड़ा ही रह गया, फॉर एवरी 10% चेंज इन ईदर डायरेक्शन, यानी कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी एंजाइम काम करता है, तो उसकी अगर 10% आप कम करें, 10% ज्यादा करें, तो उसका जो एंजाइम का फंक्शनिंग है वो हाफ होता जाएगा, राइट। 10% कम किया हाफ हो गया, और 10% कम किया 1/4 हो गया, और किया तो 1/8 हो गया। इस तरीके से जो एंजाइम का रेट है काम करने का वो हाफ होता जाता है, राइट, हर 10% चेंज पे। तो आपको पता है हमारी बॉडी में जो है मोस्टली टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो एंजाइम का जो बेसिक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, जितनी हमारी बॉडी में एंजाइम्स है। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 27 होता है या फिर 47 होता है, तो जो जितने भी एंजाइम है बॉडी में सबका फंक्शन जो है रेट जो है हाफ हो जाएगा, राइट। देन आप देखें कुछ और आपके रिएक्शंस दी हुई हैं जिसके बारे में आप हाउएवर ज्यादा ना भी अगर आप ज्ञान रखें तो भी चलेगा। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कन्वर्शंस, यहाँ पे एक आपको बताया गया है कि जो एंजाइम्स है वो फंक्शन किस तरीके से करते हैं, इनके बारे में बताया गया है। एक्टिव साइट किस तरीके से काम करती है, इनके बारे में बताया गया है। तो इसको आप इस चार्ट को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि एंजाइम का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दो, यानी कि जो एनर्जी किसी, जैसे मैंने बताया कि एटीपी की सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वहां अगर एक एंजाइम हो जो, तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को कम कर देगा एटीपी की सिंथेसिस में जो लग रही थी, राइट। तो ये इस ग्राफ में आपको बताया गया है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बिना एंजाइम के आप देखें तो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, तो आपका एंजाइम जो है हो जाता है बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक। तो ये जो है आप मैं बायोमोलिक्यूल के ऊपर जो चैप्टर पे वीडियो बनाने वाला हूँ आप उसमें देखिएगा, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपके सीबीएसई में भी थोड़ा काम आ जाएगा, और नीट में जो आपके 1-2 क्वेश्चन बेसिकली आपके बन सकते हैं, ज्यादा एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो उसमें काम आ जाएगा आपके। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एंजाइम को बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट तरीके से बताया गया, इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, फंक्शन किस तरीके से करता है, हर चीज को बताया गया कि, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अभी हम चलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो हियर वी आर ऑन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली माइटोसिस एंड मियोसिस की। आप सीधा सीधा याद रखें जब भी आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आए, दो चीजें भाई इसमें, माइटोसिस मियोसिस।
मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का रिजल्ट 2 सेल्स, माइटोसिस का फाइनल रिजल्ट 4 सेल्स। कभी कभी मियोसिस में भी 2 सेल्स बन सकते हैं और माइटोसिस में भी आप देखें तो 4 सेल बनेंगे। हाउएवर एक्चुअली वो 2 माइटोसिस होते हैं इतनी जल्दी कि न्यूक्लियस को डिवाइड, जब सेल को पूरा डिवाइड नहीं होने दिया जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। इसका टिपिकल एग्जांपल आपको मिलेगा एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन में, जहां पे आपके 8 न्यूक्लियस बन जाता है लेकिन सेल जो है आपका डिवाइड नहीं हुआ होता है। सेल वॉल की फॉर्मेशन और सेल का अलग अलग डिफरेंशिएशन बाद में हुआ होता है, राइट। तो ऐसा लगता है कि एक ही बार में 8 सेल्स बन गए, राइट। 7 सेल बन गए, एक्चुअली वहां पे 7 ही बनते हैं, उसको बोला जाता है 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे आपको सेल साइकिल बताया गया कि सेल साइकिल है क्या, सेल किस तरीके से डिवाइड कर पाता है, डीएनए को भी सेम रखना पड़ता है, माइटोसिस एक्सेट्रा सब कुछ बताया गया जो कि नॉट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स ऑफ साइकिल साइकिल बताया गया, इंटरफेज एंड एम फेज। माइटोसिस फेज कहते हैं एम फेज को, एक्चुअली एम फेज प्रेजेंट होता है मियोसिस में भी, लेकिन उसे एम फेज नहीं याद रखें, आप माइटोसिस फेज ना याद रखें वरना आप मियोसिस में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। एक्चुअली वो एम से ही है, तो आपको अगर सिर्फ एम फेज याद रखें तो इजी रहेगा। देन वी हैव द साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कहते हैं जब सेल डिवाइड होता है। तो जो सेल डिवीजन का एम फेज है वो सबसे छोटा फेज होता है, लेकिन पूरे एम फेज का लार्जेस्ट जो टाइम होता है वो जाता है कैरियोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस सिंपल प्रोसेस होती है जिसको मिनिमम टाइम लगता है। एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में सेल डिवीजन के लिए अराउंड 24 आवर लगता है और ई कोलाई में अराउंड 20 मिनट्स। ये 2 एग्जांपल आप याद रखेंगे, राइट। तो मैक्सिमम टाइम लगता है कैरियोकाइनेसिस को और मिनिमम टाइम लगता है साइटोकाइनेसिस को इन एम फेज, और बाकी इंटरफेज मैक्सिमम टाइम लेता है। अगर आप ह्यूमन की बात करें तो अराउंड 1 आवर में जो है आपका एम फेज हो जाता है, बाकी 23 आवर लगता है इंटरफेज को, क्योंकि इंटरफेज में बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज करनी पड़ती है, जबकि एम फेज में सिर्फ आपका डिवीजन करना है, यानी चीजों को अलग करना है, राइट। यहाँ पे आपके इंटरफेस को ब्रेक डाउन किया गया है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। इनको आप इन डिटेल पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने आप इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था मैं कहूँगा, बल्कि मैंने अलग अलग जगह से पढ़ा था, मैंने कई सारे मटीरियल्स पढ़े थे, एनसीईआरटी को उसमें बहुत ही बार पढ़ा था, और मैंने मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बुक देखी। हाउएवर इंस्टीट्यूशंस की बुक जहाँ तक एनसीईआरटी बताती है ठीक रहती है, बट एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं वो पता नहीं कहाँ का ज्ञान देने लग जाते हैं, वो समझ में भी नहीं आता, राइट। एम फेज में आप जाएं तो एम फेज में आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है। प्रोफेज में जहाँ पे आपका न्यूक्लियस ही रेडी हो रहा होता है, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे एनाफेज में, एंड टेलोफेज पे सारे के सारे अलग होकर क्रोमोसोम मस्त अपना दोनों तरफ अरेंज हो जाते हैं, एक नया सेल बना लेते हैं इन साइटोकाइनेसिस। ये आपका साथ में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है जिसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैंने बोला पूरी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में आप एक बार रीड करेंगे, आपको पता पहले से होगा जो नीट में आता है। मियोसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन माइटोसिस। गैमीट फॉर्मेशन का सबसे बड़ी चीज है। मियोसिस के जो 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इनमें से मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देन आप ये चीज देखें कि मियोसिस 1 जो है ये डिवाइडेड है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 में, एंड मियोसिस 2 में वही सारी प्रोसेसेस होनी है, 2 लगा हुआ है उनके आगे, क्योंकि इन दोनों में जो इवेंट्स हो रहे हैं अंदर, उन इवेंट्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो डिफरेंट है, राइट। तो आप उनको याद रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपके मियोसिस 1 के अंदर जो आपका प्रोफेज में सारे प्रोफेज के जो अंदर पार्ट्स हैं वो दिए हुए हैं, यानी कि प्रोफेज में जो है रिडक्शन किस तरीके से होता है क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन किस तरीके से होता है वो आपको बताया गया है। तो प्रोफेज के जो पार्ट्स हैं, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम सेल साइकिल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये 5 चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लेप्टोटीन में जो है न्यूक्लियस जस्ट रेडी होता है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होता है, एंड क्रोमेटिन जस्ट बाहर ही आया होता है। जाइगोटीन में जो है बेसिक काम होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है, क्रोमोसोम के मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिनियस। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है, ये आपका नीट का फेमस क्वेश्चन है। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स गायब होने लग जाते हैं, एंड डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस में जो है सारे क्रोमोसोम अपनी परफेक्ट शेप में आ चुके होते हैं। बाकी आपको मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज का तो पूरा पता ही है किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको इन डायग्राम्स में क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। प्रोफेज 1 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइवेलेंट्स बने हुए हैं। बाकी आपका पूरा का पूरा सेम है, जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस जैसा ही है। यहाँ पे आपको ऐसे करके हाँ ये निपटाया हुआ होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन में है, राइट। तो यहाँ पे हमने पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यूनिट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताना चाहता था वो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं जब इन डिटेल वीडियोस बनाऊँ तो वो भी मिल सके। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और क्या क्या चीजें